नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। और चलिए रुक करते हैं पहले विदेश की खबरों का। ताइवान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की धमकी के बाद चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिका के बयान पर पलटवार किया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि विदेश मंत्री वांग यी ने बाइडेन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। वांग यी ने कहा है कि चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दों पर चीन के पास समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी को भी चीनी लोगों के दृढ़ संकल्प को कम नहीं आंकना चाहिए। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान के टोक्यो गए हैं। ताइवान के मुद्दे पर बाइडेन ने चीन को चेतावनी दी। बाइडेन ने कहा है कि ताइवान को चीनी आक्रमण से बचाने में अमेरिका मदद करेगा। उन्होंने कहा कि चीन खतरे से खेल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम ताइवान में शांति और स्थिरता का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका जापान और अन्य देशों के साथ दृढ़ता से खड़ा है। बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीजिंग हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की सैन्य रूप से रक्षा करेगा। रोहिंग्या शरणार्थियों से भरी मलेशिया जाने वाली नौका के पलट जाने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। इस नौका में 90 रोहिंग्या सवार थे, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। ये दुर्घटना खराब मौसम की वजह से हुई है। म्यांमार स्थित राखिने के सितवे से 19 मई को रवाना होने के बाद नौके के रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 14 शवों को बरामद किया गया है, लेकिन 50 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। म्यांमार में अब करीब 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान बचे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस देश में सैन्य शासन का लंबा इतिहास रहा है। इस साल जनवरी से मई के बीच करीब 630 रोहिंग्याओं ने समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में शरण ली है। ये जानकारी यूएनएचआरसी ने दी है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए यूएन शरणार्थियों की एक एजेंसी के निदेशक ने इस दुर्घटना को म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय की निराशा को बताया है। उन्होंने बताया है कि ये स्तब्ध करने वाला हादसा है। इस तरह के खतरनाक सफर पर जाने वालों को अपनी जान की फिक्र नहीं होती, क्योंकि ऐसे मामलों में मौतों की संख्या बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने म्यांमार में नौका हादसे में जीवित बचे लोगों के संबंध में तत्काल जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया है। पिछले एक दशक में रोहिंग्या समुदाय के हजारों लोगों ने बेहतर जीवन की तलाश में बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार में शरण ली और म्यांमार के राखिने प्रांत से समुद्री रास्ते अपनाकर दूसरे देशों का रुख किया। यूएन प्रतिनिधि इंद्रिका रेवटोवेट्टी ने कहा है कि क्षेत्र में स्थिति अब भी सभी देशों के एक साथ मिलकर समुद्री यात्रा के दौरान खतरों का सामना करने वाले लोगों को बचाने और उन्हें तट पर सुरक्षित उतारे जाने के प्रयास करने होंगे। यूएन एजेंसी ने दोहराया है कि उचित उपाय अपनाने में विफल रहने के घातक और त्रासदीपूर्ण नतीजे होंगे। रूस पर अमेरिका और कड़े प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन वहीं सऊदी अरब का कहना है कि ओपेक से राजनीति को दूर रखा जाए। बता दें कि तेल निर्यातक देश सऊदी अरब अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस को ओपेक प्लस से बाहर निकालने को तैयार नहीं है। रूसी तेल पर यूरोपीय संघ भी जल्द ही पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला है, लेकिन इन सब के बाद भी सऊदी रूस से अपनी साझेदारी जारी रखेगा। साथ ही सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस
अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब ओपेक प्लस, जिसमें रूस भी शामिल है, से एक समझौता करने वाला है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ओपेक प्लस के साथ एक समझौते पर काम करने की उम्मीद कर रहा है जिससे रूस भी शामिल है। ओपेक प्लस 24 तेल उत्पादक देशों का एक समूह है जो 14 ओपेक सदस्यों और रूस सहित 10 गैर ओपेक देशों से बना है। ओपेक प्लस को 2017 में तेल उत्पादन में बेहतर समन्वय और वैश्विक कीमतों को स्थिर करने के प्रयासों में बनाया गया था। प्रिंस अब्दुल अजीज की ओपेक प्लस को लेकर की गई टिप्पणी से अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों को एक कड़ा संदेश दिया गया है। वहीं सऊदी अरब ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रूस या उसके तेल निर्यात को अलग थलग करने के पश्चिम के प्रयासों में साथ नहीं देगा। जापान के टोक्यो में जारी क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नया आयाम देने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि ये सनक नहीं बल्कि एक संगठन है, इसका मतलब है कामकाज। उन्होंने 4 देशों के तेजी से उभरते और सशक्त संगठन के मंच से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी चिताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला सिर्फ यूरोप का नहीं बल्कि वैश्विक संकट है। क्वाड नेताओं के दूसरे प्रत्यक्ष सम्मेलन में बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर प्रसन्नता जताई और कहा कि आपसे पुनः व्यक्तिगत रूप से मिलना अद्भुत है। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर निशाना साधते हुए बाइडेन ने कहा है कि वो एक संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। बाइडेन ने कहा कि हमने दिखाया है कि क्वाड सिर्फ एक सनक नहीं है, हमारा मतलब कारोबार और कामकाज है। हम यहाँ इस क्षेत्र के लिए काम करने के लिए हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि हम मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में हम इस महत्वपूर्ण साझेदारी को फलने फूलने देने के लिए तत्पर हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण क्वाड नेताओं की लंबे समय से व्यक्तिगत बैठक नहीं हो पा रही थी। टोक्यो में हो रही इस दूसरी प्रत्यक्ष बैठक में बाइडेन के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, जापान के पीएम फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित पीएम एंथनी अल्बनीज शामिल हुए। क्वाड नेताओं ने बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बाइडेन ने क्वाड के मंच से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो एक संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक यूरोपीय मुद्दे से बढ़कर वैश्विक मुद्दा है। जब तक रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखता है, अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ काम करेगा। गूगल, फेसबुक सहित बड़ी टेक कंपनियों के विज्ञापन कारोबार को तोड़ने के लिए अमेरिकी सांसदों ने सीनेट में नया विधेयक रखा है। ये कानून बना तो कई प्रकार के डिजिटल विज्ञापन देने के लिए एक्सचेंज चला रही और सालाना 2000 करोड़ डॉलर यानी करीब 1,55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर रही टेक कंपनियों को अपना कारोबार कई कंपनियों में तोड़ना पड़ सकता है।
गूगल और फेसबुक सहित बड़ी टेक और सोशल मीडिया कंपनियों की 80 से 90% कमाई डिजिटल विज्ञापन से होती है। अकेले गूगल ने वित्त वर्ष 2021 में 20,949 करोड़ डॉलर कमाए थे। डिजिटल विज्ञापन में पारदर्शिता और प्रतियोगिता नाम से लाए गए इस विधेयक को डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों सांसदों ने समर्थन दिया है। अमेरिका के 16 राज्यों से इसे समर्थन मिल रहा है। दूसरी ओर गूगल का दावा है कि ये कानून बना तो न केवल यूजर्स, कंपनियों और कंटेंट बनाने वालों को नुकसान होगा, बल्कि निजता पर भी संकट आ सकता है। गूगल और फेसबुक पर आरोप लग रहे हैं कि वो कई सालों से कारोबारी गतिविधियों में अपने एकाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, डिजिटल विज्ञापनों में गलत नीतियों से प्रतिस्पर्धा को नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों की धरपकड़ की गई है। पंजाब प्रांत में पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इमरान की पार्टी पीटीआई ने पाकिस्तान में जल्दी चुनाव की मांग को लेकर संघीय सरकार के खिलाफ इस्लामाबाद कूच करने की योजना बनाई थी। पुलिस ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन नीत सत्तारूढ़ गठबंधन के इशारे पर यह धरपकड़ की गई है। पीटीआई प्रमुख इमरान खान मांग कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ सरकार पाकिस्तानी संसद भंग कर चुनाव कराए। इस मांग के समर्थन में उन्होंने 25 मई को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस्लामाबाद कूच का आह्वान किया है। पीटीआई पंजाब की सूचना सचिव मुसर्रत चीमा ने बताया कि पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इनमें महिला वकील राशिदा खानम भी हैं। इन गिरफ्तारियों का मकसद आज़ादी मार्च को विफल करना है। पीटीआई के अधिकतर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए पार्टी के कई प्रांतीय नेता भूमिगत हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी पीटीआई कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की फांसीवादी रणनीति है। पीटीआई नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री राजा बशारत ने कहा है कि पुलिस ने पीटीआई से संबंधित पंजाब सरकार के लगभग हर पूर्व मंत्री और सलाहकार के घरों पर छापा मारा। गुजरांवाला सिटी में पुलिस की छापे की कार्रवाई के दौरान झड़प में एक पार्टी कार्यकर्ता जख्मी हो गए हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार पीटीआई कार्यकर्ताओं को शरीफ परिवार के रायविंड आवास को घेरने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने विभिन्न पीटीआई कार्यकर्ताओं और नेताओं के घरों पर पुलिस की छापेमारी के वीडियो भी सोशल मीडिया में अपलोड किए हैं। पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने ट्वीट कर कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन सभी नागरिकों का अधिकार है। पंजाब और इस्लामाबाद में पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर क्रूर कार्रवाई की गई है। ये सरकार की फांसीवादी प्रवृत्ति है। पाकिस्तान सरकार कैश की कमी से जूझ रही है। वहीं पाकिस्तान में सरकार बदल गई है, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं।
पैसों की तंगी से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने अब तेल बचाने का नया तरीका ढूंढा है। साथ ही पाकिस्तान सरकार इस बात की संभावना की जांच कर रही है कि क्या काम करने के दिन घटाकर ईंधन बचाया जा सकता है। माना जा रहा है कि पाक ऐसा करने से $2.7 बिलियन सालाना की विदेशी मुद्रा बचा सकती है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 3 संभावनाओं की जांच कर रही है। ऐसा करके $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से $2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है। बता दें कि पाकिस्तान का तेल आयात मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 10 महीने जुलाई से अप्रैल में $17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बढ़ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के 79वें दिन रूस ने दोनबास समेत पूर्वी यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। उसने दोनबास क्षेत्र में अपना विस्तार करने के लिए तोप और मिसाइल हमले बढ़ा दिए हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूसी युद्ध को देखते हुए मार्शल लॉ को 3 माह और बढ़ाकर 23 अगस्त तक कर दिया है। इस बीच पोलैंड के राष्ट्रपति ने कीव पहुंचकर यूरोपीय संघ में उसके शामिल होने की इच्छा का समर्थन किया है। अजोवस्ताल स्टील संयंत्र समेत पूरे मैरियोपोल पर पूर्ण नियंत्रण के बाद रूस ने दोनबास क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। उसने लुहांस्क प्रांत में यूक्रेनी नियंत्रण वाली मुख्य शहर सेवेरोनोदोत्स्क पर कब्जे की कोशिशें बढ़ाते हुए उसके बाहरी गांव ओलेक्सांद्रिव पर हमला किया है। लुहांस्क के गवर्नर सेरेही हैदाई ने हमले को असफल बताया। इस बीच पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्rzej डूडा ने यूक्रेन की संसद में बोलते हुए कहा कि जंग खत्म करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्तें मानने की जरूरत नहीं है। यूरोप में हाल ही में इस तरह की आवाजें उठने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। उधर यूक्रेनी संसद में देश में 3 माह तक मार्शल लॉ बढ़ाने संबंधी डिक्री के पक्ष में मतदान किया गया, जिस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दस्तखत कर दिए हैं। यूक्रेन में जारी युद्ध के विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में चर्चा का मुख्य विषय होने के बीच यूक्रेनी महिला सांसदों के एक समूह ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तानाशाही के खिलाफ युद्ध जीतना लक्ष्य होना चाहिए। 5 सांसदों के एक समूह ने कहा है कि युद्ध जीतने का अर्थ होगा क्रीमिया को वापस लेना, जिस पर रूस ने कुछ वर्ष पूर्व कब्जा कर लिया था। सांसदों ने कहा कि युद्ध जीतने के लिए यूक्रेन की मदद करना पश्चिम के लिए जरूरी है, ताकि रूस भविष्य में दुनिया के किसी अन्य हिस्से में युद्ध नहीं छिड़ पाए। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि क्वाड अच्छाई की ताकत के लिए बनाया गया संगठन है और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र को बेहतर बना रहा है। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक देशों के बीच आपसी विश्वास लोकतांत्रिक देशों को नई ऊर्जा देगा।
उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में क्वाड ने दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली है। इससे पहले चीन इस शिखर सम्मेलन पर भड़क गया था और उसने कहा था कि क्वाड का फेल होना तय है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है। हमारा आपसी विश्वास और प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक मुक्त, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हमारा साझा उद्देश्य है। कोरोना की विपरीत स्थिति के बाद भी हमने कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन, सप्लाई चेन और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में समन्वय बढ़ाया है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हुई है। इससे क्वाड की स्थिति अच्छाई के लिए ताकत के रूप में और ज्यादा सुदृढ़ होती जा रही है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में आयोजित क्वाड देशों की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि क्वाड ने इतने कम समय में दुनिया के सामने अपने लिए एक अहम जगह बना ली है। क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है, इसका रूप प्रभावी है। हमारा आपसी विश्वास और हमारा संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड लीडर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज को बधाई देता हूं और चुनाव जीतने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शपथ लेने के 24 घंटे बाद हमारे बीच आपकी उपस्थिति क्वाड दोस्ती की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। टोक्यो में आयोजित क्वाड देशों की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन वितरण, जलवायु कार्रवाई, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, आपदा में प्रतिक्रिया, आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इसने इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। Your Excellencies, प्रधानमंत्री किशिदा, प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी और राष्ट्रपति बाइडेन। प्रधानमंत्री किशिदा, आपके शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन
और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लेने टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की है और लगातार कई मुद्दों पर उन्होंने बात भी की। तो क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लेने टोक्यो पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच भरोसे की दोस्ती है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन की पीएम मोदी से ये दूसरी मुलाकात है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मुझे खुशी है कि हम यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए भारत से इस छोटे से काम को जारी रखने, वैक्सीन उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा पहल का समर्थन करने के लिए समझौता कर चुके हैं। मुझे खुशी है कि हम इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम का नवीनीकरण कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने आज एक सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में एक साथ भाग लिया है। भारत और अमेरिका की साझेदारी सही मायने में विश्वास की साझेदारी है। हमारे साझा हितों और मूल्यों ने हमारे दोनों देशों के बीच विश्वास के इस बंधन को मजबूत किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमने यूक्रेन पर रूस के क्रूर और गैर न्याय संगत आक्रमण के चल रहे प्रभावों और पूरे वैश्विक व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर भी चर्चा की। इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए यूएस इंडिया बारीकी से चर्चा जारी रखेगा। बता दें कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर भारत और अमेरिका के कदम अलग अलग रहे हैं। भारत ने अब तक आक्रमण की निंदा नहीं की है और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अन्य देशों के दबाव के बावजूद अपना फैसला नहीं बदला है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना को यूक्रेन से वापस खदेड़ने के घोषित इरादे से धन और सामग्री के साथ यूक्रेन की सहायता की है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया। Mr. President, it's always a pleasure to meet you, and today we also participated together in a very positive and useful Quad Summit. भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। The India-America strategic partnership is in the true sense a partnership of trust. हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। Our common interests in defense and other defense and other matters, and our shared values have indeed strengthened this bond of trust between our two countries. हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं। Our people-to-people relations and our strong economic cooperation makes our partnership even more unique. हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है, यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है।
Our trade and investment relations are also steadily on the rise, but they are still well below potential. मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में कॉन्क्रीट प्रगति देखने को मिलेगी। I am absolutely confident that with the conclusion of the India-USA Investment Incentive Agreement, we will see concrete progress in investment between our two countries. हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय सुदृढ़ कर रहे हैं। We're also increasing bilateral cooperation in the domain of technology, and even on global issues, we cooperate closely. हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। We both share similar views on the Indo-Pacific, and at the bilateral level as well as with like-minded countries, we continue to work to protect our common concerns. क्वाड और कल घोषित आईपीएफ इसके सक्रिय उदाहरण हैं। आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी। The Quad and the IPEF are two important examples of this cooperation, and I believe that our discussions today will give even further speed to this positive momentum. मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता, वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। और अब बात उत्तर प्रदेश की। विधानसभा में दूसरे दिन बच्चों के स्कूल ड्रेस और उसके लिए दी जाने वाली 1100 रुपए की राशि का मुद्दा उठा। इसकी शुरुआत रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा मोना ने की। उन्होंने कहा कि बिल के माध्यम से सरकार हर बच्चे को 1100 रुपए देती है। इस राशि में 2 ड्रेस, जूते, मोजे और किताब कॉपी मिल पाना बिल्कुल असंभव है। लेकिन बाद में इस मुद्दे को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उठाया तो मामला गर्म हो गया। अखिलेश ने कहा कि मंत्री मुझे उस दुकान के बारे में बता दें, यहाँ 1100 रुपए में बच्चों की 2 ड्रेस आ सके। सपा प्रमुख के सवाल का जवाब देने के लिए मंत्री सुरेश खन्ना खड़े हुए। मंत्री ने कहा कि ना बंद करोगे, ना बंद करने का कोई इरादा है, साथ ही साथ हर जिले में ऐसी सुविधा है। तब बीच में ही अखिलेश यादव खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो डबल इंजन की सरकार है, आपको 1000 रुपए वाली ड्रेस बच्चों को देनी चाहिए, क्यों नहीं खरीदवा रहे हैं आप। इस दौरान उन्होंने ड्रेस की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सख्ती दिखाते हुए साफ किया है कि कुतुब मीनार एक नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट यानी निर्जीव स्मारक है। इसके परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधियों के लिए पहले से ही मनाही है। ये बात आज एएसआई ने साकेत कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में भी कही है। साकेत कोर्ट में दाखिल हलफनामे में अदालत ने कहा कि कुतुब मीनार एक निर्जीव स्मारक है और इस पर किसी भी धर्म पूजा पाठ के लिए दावा नहीं कर सकता है। EMASR एक्ट 1958 के तहत किसी भी निर्जीव इमारत में पूजा शुरू नहीं की जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने 27 जनवरी 1999 के आदेश में ये बात कही है।
एएसआई के अधिकारियों के मुताबिक देश भर में ऐसे अनगिनत निर्जीव स्मारक हैं जहां पर पूजा पाठ नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद कुतुब मीनार परिसर में नमाज पढ़ी जा रही थी। अब यहां नमाज पढ़ने वालों को ऐसा करने से मना कर दिया गया है। 5 दिन से यहां नमाज बंद है। एएसआई के अधिकारियों के मुताबिक बिना जानकारी के कुछ लोग कुतुब मीनार परिसर में नमाज पढ़ने की जिद कर रहे थे। ऐसे लोगों से अनुमति पत्र या इससे संबंधित दस्तावेज मांगा गया था। वो लोग कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए, उन्हें वापस भेज दिया गया। वहीं यूपी के बुलंदशहर जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। बता दें कि यहां एक श्रद्धालुओं से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी NH 235 पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, जहां इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें 4 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस की माने तो सभी बुलंदशहर जिले के देवीपुरा के रहने वाले थे, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे। गौरतलब है कि हादसा बुलंदशहर जिले के गुलावठी थाने क्षेत्र के खुशहालपुर गांव के पास हुआ है। अरे वो जो 2 बच्चे खत्म हुए वो पोते हैं, जो लड़की खत्म हुई है वो भतीजी हमारी, और जो वो लड़का जो खत्म हुआ है एक मिक्कू भतीजों में लगता है, और दूसरा लड़का जो है वो बाहर का है, हमारे भतीजे का साला है। ये समथिंग हादसा हुआ है 4:20-22 के बीच में हुआ। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 11 मई से गायब चल रही हरियाणवी गायक संगीता उर्फ दिव्या के हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि संगीता का शव 23 मई को रोहतक में सड़क किनारे मिला था। बता दें कि संगीता के गायब होने की पुलिस ने FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस 11 मई से ही आरोपियों की तलाश में लगी थी। गहन छानबीन के बाद पुलिस ने मेहम हरियाणा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इन 2 युवकों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने संगीता उर्फ दिव्या को अगवा करने और फिर उसकी हत्या करने की बात कबूली है। नाम का लड़का था, वो बोल के लिए गया था गाने के लिए। लड़की ने फोन भी करा था वापस से, अगर मैं घर पे आऊंगी। झूठ बोल, वो कई जगह गाती, कोई किसी के उसको वो गा लेती थी। हाँ, फोन में आ जाता है सबके में। हाँ, वो गाती थी, वो धोखे से ले गया कि मेरा 5000 में गाना कर दे। उन्हें ये बोला कि चल बयानी करवा दूंगी, उसे मार दिया। हम रोते पे सारे घूमे, लड़की को कुछ नहीं किया इनने। 8 तारीख को 3 बजे घर से गई थी, और 8 तारीख को इसने मोहित नाम का लड़का पहले भी ये कह रहा था कि मेरी लड़की हरियाणा के छोटे मोटे गाने गा लेती है, जैसे अम्बेडकर जयंती है या और कोई भीमराव जयंती है, उस पर गाना गा लेती है। पढ़ती जब से तो उसने 1-2 गाना गा रखा है। तो वो लड़का जो उसने जो अपने आप ने मोहित बता रहा है, उसका नाम असली मोहित भादरगढ़ का बता रहा है, लेकिन असली नाम उसका अनिल है। हुमायूंपुर पोस्ट ऑफिस लडान, थाना सालावास और डिस्ट्रिक्ट झज्जर का रहने वाला है। दिल्ली में भारी बारिश और आंधी राहत और आफत दोनों लेकर आई। बारिश और आंधी से जहां लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिली, वहीं इसकी वजह से सुबह सड़क और यातायात भी प्रभावित हुआ। बता दें कि 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली तेज हवाओं से अलग अलग जगहों पर करीब 100 पेड़ गिर पड़े।
साथ ही करीब 100 फ्लाइट्स में देरी से चली, जबकि 19 फ्लाइट्स के रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं इसके अलावा छत और दीवार गिरने की अलग अलग घटनाओं में करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। मौसमी बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ा है। 2004 के बाद पहली बार न्यूनतम तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। 2004 के न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस और सोमवार सुबह का न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, जिनका राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया है, क्रमशः झारखंड मुक्ति मोर्चा या समाजवादी पार्टी के समर्थन से झारखंड या यूपी से संसद के ऊपरी सदन के लिए फिर से चुने जा सकते हैं। 2016 में वो तत्कालीन सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी द्वारा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में यूपी से राज्यसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन अब राज्य विधानसभा में कांग्रेस के पास केवल 2 विधायक हैं, इसलिए वो किसी को भी चुनने की स्थिति में नहीं है। यूपी में जहां 11 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, भाजपा 7 और समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीत सकती है और बाद वाले के पास अभी भी 20 अधिशेष वोट होंगे। हालांकि 11वीं सीट के लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी अगर बीजेपी अपना 8वां उम्मीदवार उतारती है, जिसके लिए चुनाव की आवश्यकता होगी और यहीं पर अधिशेष वोट महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा को एक फायदा है क्योंकि उसे 10 से कम वोट चाहिए, लेकिन विपक्ष के पास 15 वोट कम होंगे। झारखंड में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की स्थिति बेहद बेहतर है क्योंकि पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन में है और एक सीट जीत सकती है। कांग्रेस ने पिछली बार ये सीट झामुमो को दी थी और इस बार वो अपने लिए सीट का दावा कर रही है, जबकि कपिल सिब्बल कानूनी रूप से विभिन्न उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में झामुमो और समाजवादी पार्टी के नेताओं के अदालती मामलों में शामिल हुए हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी उनकी उम्मीदवारी के पक्ष में हो सकती है, जबकि करीबी सहयोगियों का कहना है कि वो कांग्रेस की आधिकारिक सूची की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 8 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कर सकती है और 2 और तमिलनाडु और झारखंड में सहयोगियों के समर्थन में आ सकती है। सिब्बल, आनंद शर्मा और पी चिदम्बरम आशान्वित है। शर्मा हरियाणा से चुने जाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दावेदारी कर रहे हैं। चिदम्बरम को अपने गृह राज्य तमिलनाडु से फिर से नामांकन मिल सकता है। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी। 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती का काम इसी दिन शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। जून से अगस्त के बीच 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जिन अहम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें केंद्र सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और अंबिका सोनी शामिल हैं। वहीं बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन सभी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 21 जून से 1 अगस्त के बीच खत्म हो रहा है। देश में राज्यसभा की 245 सीटें हैं, जिनमें से मौजूदा वक्त में बीजेपी के 95 राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 29 राज्यसभा मेंबर हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 31 सदस्य हैं। इनमें से 11 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 6 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बिहार से 5 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से राज्यसभा के 4 सदस्यों का कार्यकाल
खत्म हो रहा है। मध्य प्रदेश और ओडिशा से राज्यसभा के 3-3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में राज्यसभा के 2-2 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और फिलहाल के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JMD न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News Flash।